कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड एज होम में कुछ बूढ़े लोगों को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपनी फीलिंग्स को पोएट्री के थ्रू लिख रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत जिसका नाम एहसान था, जो कि हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड है, वो पेपर पर पोएट्री लिखने की बजाय पूरे पेपर पर ब्लू कलर कर देती है। फिर वह एक समंदर के किनारे आ जाती है और खुद से बातें करते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में भी मेरे लिए वही वर्ड सबसे ज़्यादा मायने रखेगा जिसे मैं बचपन में सबसे ज़्यादा बोलती थी। ये कहकर वह समुद्र की ओर देखते हुए मॉम मॉम कहकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 1960 जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जब एहसान सिर्फ 10 साल की थी और एहसान की मॉम एक डाइव हंटर होती है और वह समुद्र से सीशेल निकाल रही थी। वहीं पर एहसान अपनी मॉम को समुद्र से बाहर निकलने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी मॉम बाहर नहीं आ रही थी। पास में ही कुछ और औरतें भी बैठी थी, जो कि एहसान की मॉम की तरह ही डाइव हंटर्स होती हैं। उन्हीं में से एक औरत एहसान से कहने लगती है कि इस मौसम में मछलियाँ ज़्यादा मिलती है, इसलिए वह लालची औरत जल्दी से बाहर नहीं आने वाली है। उन्हीं में से दूसरी औरत कहने लगती है कि एहसान, तुम अपनी मॉम को छोड़ो और पीछे देखो, ग्वानसिक के गाल लाल हो रहे हैं। ग्वानसिक, जो कि हमारे ड्रामा का मेन लीड है, वो ऑकवर्ड होते हुए कहने लगता है कि मेरे गाल तो धूप की वजह से लाल हो गए हैं। फिर भी वो औरतें उन दोनों को टीज़ करते हुए कहने लगती है कि बेचारा ग्वानसिक का तो दिल ही टूट जाता होगा जब एहसान ग्वानसिक के प्यार का जवाब गुस्से से देती होगी। ये सुनकर एहसान ग्वानसिक की बास्केट में लात मारकर उससे कहने लगती है कि तुम्हारे गाल हमेशा लाल ही क्यों रहते हैं, क्या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा है। तभी एहसान की मॉम भी समुद्र से सीशेल लेकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद ग्वानसिक सभी लोगों से सीशेल लेने लगता है, क्योंकि वह उन लोगों से सारे सीशेल वगैरह लेकर उन्हें मार्केट में बेच दे। तभी हम देखते हैं कि एहसान की मॉम की किसी बात को लेकर एक औरत से बहस हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी कुछ बुरा भला कहने लगती हैं। फिर एहसान की मॉम एहसान को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर एहसान अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम, मैं पोएम कंपटीशन में सेकेंड आई हूँ, फिर भी आपको बस इन सीशेल की पड़ी रहती है, आपको एक बार मेरी पोएम ज़रूर पढ़नी चाहिए। एहसान की मॉम कहने लगी कि ये सब जाकर अपनी दादी को दिखाओ, वैसे भी वह पढ़े लिखे लोगों का ख़ानदान है। दरअसल एहसान के डैड की मौत के बाद एहसान की मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं और एहसान उनके पहले पति की बेटी है। एहसान अपनी मॉम से कहने लगती है कि दादी तो मुझसे नफ़रत करती है और वह कहती है कि मैं दिन ब दिन आपके जैसी बनती जा रही हूँ। एहसान की मॉम उससे कहती है कि तुम वहीं पर जाओ और वहीं पर खाना खाओ। एहसान उनसे कहती है कि मैं कहकर वहाँ आई हूँ कि आज मैं यहीं पर खाना खाऊँगी, और वैसे भी मैं ये सब क्यों नहीं खा सकती, ये सब आपने इतनी मेहनत से पकड़ा है। एहसान की मॉम कहने लगती है कि तुम उस ख़ानदान की बेटी हो, इसलिए तुम्हें वहीं पर खाना खाना चाहिए। एहसान अपनी मॉम को बताने लगती है कि अंकल तो मुझे मछली का कांटा भी नहीं देते हैं, मुझे क्लास में अच्छा नंबर आने पर अवार्ड मिलता है, जबकि उनका बेटा सबसे लास्ट आता है। वह कहते हैं कि मैंने उस पर कोई काला जादू किया है। वो आगे कहती है कि मुझे मछली खाने का लालच नहीं है, लेकिन उसमें और मुझ में वहाँ फ़र्क किया जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी भूख भी मर जाती है, आप मुझे अपने साथ यहीं पर रहने दो। एहसान की मॉम कहने लगती है कि वहाँ जाओ और उन लोगों का दिल जीतो, क्योंकि अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। एहसान रोते हुए वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके स्टेप डैड आ जाते हैं और वो उससे पूछने लगते हैं कि एहसान बेटा, तुम यही खाना खाकर जाओगी ना। एहसान उन्हें नहीं कहती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद रात में एहसान के स्टेप डैड उसकी मॉम से कहने लगते हैं कि तुम एहसान को यहीं क्यों नहीं रख लेती हो, वो यहाँ हमारे साथ ज़्यादा खुश रहेगी। एहसान की मॉम उनसे कहने लगती हैं कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, तुम्हारे पास खुद के बच्चों को पालने तक के पैसे नहीं हैं, सिर्फ तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, और वैसे भी यहाँ पर वो अपने सौतेले भाई बहन को पालेगी और एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। एहसान के स्टेप डैड उसकी मॉम से कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ पर इसलिए रहती हो ताकि उससे रोज़ मिल सको, क्या फ़ायदा उस बच्ची को उस घर में रखने का जबकि वह अपनी मॉम के साथ रहना चाहती है, दोनों माँ बेटी बस तड़पते रहती हो। एहसान की मॉम कहती है कि उस फैमिली के पास पैसा है, अगर वो वहाँ रहेगी तो कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वह भी मेरी तरह एक डाइव हंटर बने और हर रोज़ अपनी जान जोखिम में डाले, और वैसे भी अगर वो यहाँ रहेगी तो तुम्हें एक फ्री की नौकरानी
पानी मिल जाएगी। एहसान के डैड एहसान की पोइट्री को देखकर कहने लगते हैं कि तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा, अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। एहसान की मॉम उस पोइट्री को छीनते हुए कहने लगती है कि इसे हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये कहकर एहसान की मॉम पोइट्री पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम एहसान को उसकी दादी के घर पर देखते हैं, जहां उसकी दादी, अंकल, आंटी और उनके 2 बच्चे सब साथ में रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एहसान बर्तन धो रही थी और तभी वहाँ ग्वानसिक आकर एहसान के अंकल को मछली देने लगता है। वो एक मछली एक्स्ट्रा देता है तो एहसान के अंकल उससे पूछते हैं, मैंने तो तुम्हें सिर्फ 5 मछलियों के पैसे दिए थे, तो फिर तुमने मुझे 6 मछलियाँ क्यों दी हैं? ग्वानसिक उनसे कहता है कि आपके घर में भी तो 6 लोग हैं, तो फिर भी आप हमेशा 5 मछलियाँ क्यों खरीदते हो? यानी ग्वानसिक ने जो एक एक्स्ट्रा मछली दी थी वो एहसान के लिए दी होती है। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में एहसान की मॉम काफ़ी सारी मछलियाँ लाकर उसके प्लेट में फेंक देती हैं और उन सब से कहने लगती हैं कि यह आपके घर की बेटी है, इसकी तो शक्ल भी इसके डैड जैसी है, तो फिर तुम सब इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और वैसे भी अब तुम सब लोग खुश हो जाओ क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूँ। यह सब कहकर वो एहसान को अपने साथ घर ले जाती है। रास्ते में जाते हुए एहसान की मॉम उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती हो? तो जिस पर एहसान कहती है क्योंकि आप मेरी मॉम हो। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एहसान की मॉम एहसान की पोइट्री पढ़ रही थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि एहसान ने वह पोइट्री अपनी माँ के ऊपर ही लिखी थी। एहसान के स्टेप डैड एहसान की मॉम से कहने लगते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था इसे मत पढ़ो। तब एहसान की मॉम उनसे कहने लगती है कि मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास ऐसी बेटी है। ये सब याद करते हुए एहसान की मॉम उससे कहती है कि तुम बड़ी होकर खूब पैसा कमाना ताकि मैं यह काम ना करूं और सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं। कुछ दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एहसान अपनी क्लास में मॉनिटर बनी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मुझे मॉनिटर नहीं बनना क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। वहीं पर ग्वानसिक बगल में बैठा हुआ होता है और वो एहसान की मॉम को बताता है कि आंटी, एहसान को तो 37 वोट्स मिले थे जबकि प्रेसिडेंट बनने वाली लड़की को सिर्फ 28 वोट्स मिली थी। उसने एहसान की जगह छीन ली। एहसान अपनी मॉम को बताती है कि क्लास में उसने अपने सर से पूछा था कि मुझे 37 वोट्स मिले, फिर भी मैं मॉनिटर क्यों बनी। उसके सर उससे कहते हैं कि फालतू की ज़िद छोड़ो और वैसे भी मांगी के डैड जो क्रीम बन्स लेकर आए थे तुमने वह खाए थे और जो उन्होंने बुक्स बांटी थी वह तुमने ली थी ना। एहसान फिर भी रोते हुए यही कहने लगती है कि मुझे तो 37 वोट्स मिले थे। ये सुनकर एहसान के सर गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम्हें 37 वोट्स मिली तो क्या हुआ, तुम्हें अपने और मांगी के बीच के फ़र्क को समझना होगा और वो फ़र्क 9 वोट्स लाने से नहीं मिटेगा। अब जो भी तुम्हें पोजीशन मिली है उसी में खुश रहो वरना वह भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। यह सब बताते हुए एहसान अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम मैं जीत कर भी हार गई। यह कहकर वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एहसान की मॉम एहसान की आंटी की जगह उनके खेतों में काम कर रही थी क्योंकि एहसान की आंटी प्रेग्नेंट थी। एहसान की मॉम एहसान की आंटी से एक डील करती है कि वह उनके बदले खेतों में सारा काम करेंगी, लेकिन उसके बदले उन्हें एक दिन के लिए अपना पर्ल नेकलेस देना होगा। एहसान की आंटी भी इसके लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एहसान की मॉम साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर और पर्ल नेकलेस पहनकर एहसान के सर से मिलने पहुंच जाती है और फिर उन्हें कुछ खाने का सामान और कुछ सॉक्स गिफ्ट करती है। उनके क्लासरूम में से जाने के बाद सर उस सॉक्स के बॉक्स को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें कुछ पैसे भी रखे थे जो कि एहसान की मॉम ने एहसान को प्रेसिडेंट बनाने के लिए रिश्वत के तौर पर दिए थे। इसके बाद हम एहसान को उसकी मॉम के साथ घर जाते हुए देखते हैं जहाँ वो अपनी मॉम
मॉम से कह रही होती है कि मॉम अब मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट होता है, जबकि उन दोनों का काम बिल्कुल एक ही जैसा होता है। एहसान की मॉम एहसान से कहने लगती है कि एहसान, तुम्हारी मॉम गरीब ज़रूर है, लेकिन तुम खुद को कभी भी गरीब मत समझो, तुम कभी भी समझौता मत करना, मैं तुम्हारी सारी विशेज़ पूरी करूँगी। एहसान उनसे कहने लगती है कि मॉम आप भी समझौता मत करना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके लिए एक पर्ल नेकलेस लेकर आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में एहसान की मॉम हर जगह रखे सिगरेट्स को ढूंढकर जला रही होती है। एहसान के स्टेप डैड एहसान की मॉम से पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तो एहसान की मॉम उनसे कहती है कि मेरी बेटी ने कहा है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो मुझे पर्ल नेकलेस दिलाएगी, इसलिए मुझे जीना होगा, और वैसे भी बच्चे तो बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। एहसान के स्टेप डैड कहते हैं कि और बड़े उतनी ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मैंने न्यूज़ में सुनी है कि ज़्यादातर कोरियंस 52 ईयर्स तक ही जीते हैं। एहसान की मॉम कहती है कि मैं तो पूरे 70 साल जीऊँगी, तुम देखना कई मौसम गुजर जाते हैं और इसी तरह एक साल बीत जाता है। हम देखते हैं कि एहसान की मॉम के समुद्र के पानी की वजह से लंग्स ख़राब हो चुके थे और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। उनकी दोस्त उन पर गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि अब तू पानी में नहीं जाएगी, अगर अब की बार तू समुद्र में गई तो मर जाएगी, और वैसे भी हम तेरे बच्चे को भूखा नहीं रहने देंगे। एहसान की मॉम उनसे कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों की भीख नहीं चाहिए, जब तक मैं अपने बच्चों का इंतज़ाम नहीं कर देती मैं नहीं मरने वाली। तभी हम देखते हैं कि एहसान अपनी मॉम के डाई हंटिंग वाले कपड़े आग में रखकर वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसे रास्ते में ग्वानसिक मिलता है, जो कि बैठा हुआ मिट्टी पर लिख रहा था कि एहसान ग्वानसिक की वाइफ है और वो दोनों बड़े होकर शादी करेंगे। एहसान ग्वानसिक के हाथ से पेपर बैग को गिरा देती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हें भिखारी लगती हूँ। फिर वह दोनों समंदर के पास आ जाते हैं, जहाँ एहसान समंदर में रोते हुए कह रही होती है कि मेरी माँ को अकेला छोड़ दो, तुम तो देवता हो ना, फिर तुम मासूम लोगों की जान कैसे ले सकते हो। उन्होंने हमेशा काम किया है, अभी तो मुझे उन्हें पर्ल नेकलेस देना है और प्लेन में बैठाना है। उसे रोता हुआ देखकर ग्वानसिक उसके पास आता है और उसे वह पेपर बैग देते हुए कहता है कि इसमें चिकन है। बड़े कहते हैं कि चिकन सिर्फ अपने को ही दिया जाता है। एहसान पूछती है तो फिर तुम यह मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तो तुम्हारी रिश्तेदार भी नहीं हूँ, सच बताओ तुम्हें मुझ पर तरस आता है ना। ग्वानसिक उससे कहता है कि अगर मुझे तुझ पर तरस ही खाना होता तो मैं किसी भिखारी पर खाता। इसके बाद वह दोनों वहीं पर बैठकर चिकन खाने लगते हैं। एहसान ग्वानसिक से कहती है कि तुम मेरे लिए चिकन लाओ या मटन, कुछ भी लाओ, लेकिन मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। ग्वानसिक भी उससे कहने लगता है कि मुझे भी कौन सा तुमसे शादी करनी है। यह सुनकर एहसान पास में रखे पत्थर पर जैसे ही हाथ रखती है तो ग्वानसिक डरकर पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एहसान की मॉम एहसान की दादी के घर जाती है और उनसे कहती है कि क्या आप मेरे साथ थोड़ी दूर चल सकती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जबकि हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि वह लोग कहाँ गए थे और उनके बीच में क्या बातें हुई थी। इसके बाद एहसान की मॉम उसे सोते हुए उठाती है और अपने साथ बाहर ले जाती है। फिर वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और उससे कहती है कि एहसान बेटा, मेरे मरने के बाद तुम इस घर से निकल जाना, वरना तुम इस घर में एक नौकरानी बनकर रह जाओगी। मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। ये सारी बातें सुनकर एहसान काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर एहसान की मॉम उसे गले से लगा लेती है। फिर वो उसे लोरी सुनाकर अपनी गोद में ही सुला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एहसान की मॉम मर चुकी थी और एहसान अपनी मॉम की फ़ोटो के सामने बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ ग्वानसिक उसके लिए खाना लाता है और कहता है कि तुम्हें रोते रोते भूख लगी होगी, इसलिए यह खा लो। एहसान रोते हुए ग्वानसिक से कहने लगती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आ रही है। उसे रोता हुआ देखकर ग्वानसिक भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। अगले सीन में हम एहसान को उसके भाई बहन और स्टेप डैड के साथ उसकी मॉम की कब्र के पास देखते हैं, जो कि उसके स्टेप डैड ने उन्हीं के खेत में बनाई थी।
यहाँ एहसान के स्टेप डैड उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम अपने अंकल के घर गई तो वो तुम्हें नौकरानी बना कर रखेंगे। मेरी मानो तो तुम यहीं पर रुक जाओ और अपने भाई बहन का ख्याल रखो, वैसे भी ये तुम्हारा ही खून है। एहसान उनसे कहती है कि मॉम ने मुझे कहा था कि कोई भी जिम्मेदारी मत लेना। तब एहसान के स्टेप डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की आत्मा भटकेगी अगर उनके बच्चे भूखे रहेंगे, इसलिए बस तुम यहाँ पर सिर्फ 2 महीने के लिए रुक जाओ। एहसान खेत को देखकर कहने लगती है कि आप इस खेत का कुछ करते क्यों नहीं, आप इसे बेकार ही पड़े रहने देंगे क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि एहसान अपने स्टेप डैड के साथ मिलकर उस खेत में काम करने लगती है और आखिर में उस खेत में कैबेज उग जाती है। और इस बार बीच ग्वानसिक भी अपने काम से आकर एहसान की मदद करता है। देखते ही देखते एहसान थोड़ी बड़ी हो जाती है और एक दिन वह सामान बांधकर अपने स्टेप डैड का घर छोड़ने का फैसला करती है। उसके स्टेप डैड उसे फिर से वहीं पर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एहसान उनसे कहती है कि दूसरे बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं जबकि मैं बस घर के कामों में लगी रहती हूँ, मुझे भी क्लास में फ़र्स्ट आना है। एहसान के स्टेप डैड उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं काम करके पैसा कमाऊँगा और तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस भरूँगा, बस तुम कुछ और दिन के लिए यहीं पर रुक जाओ। रात के टाइम एहसान अपने भाई बहन को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाया है ना, आगे भी मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा, अब तुम मुझे अपने असली डैड समझो। एहसान के स्टेप डैड उसकी माँ की कसम भी खाते हैं, इसलिए एहसान उनकी बात मानकर वहीं पर रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि एहसान मार्केट में ग्वानसिक की मछली के दुकान के बराबर में अपनी कैबेज की दुकान लगाती हैं, जहां ग्वानसिक उसकी सारी कैबेज बेच देता है और एहसान बस वहां पर बैठकर पढ़ाई करती है। उन्हें साथ में देखकर एहसान की मॉम की फ्रेंड्स कहने लगती है कि ग्वांगी की बेटी तो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली है, रखवाला हमेशा उसके लिए साथ साथ रहता है। इसी तरह ग्वानसिक हर दिन एहसान की दुकान लगाता है, कैबेज बेचता है और सारा सामान आखिर में समेटता भी है। जब एहसान बस उसके पास बैठी ही होती है, देखते ही देखते 1967 आ जाता है और ग्वानसिक 18 साल और एहसान 17 साल के हो जाते हैं। एक दिन ग्वानसिक की मॉम एहसान से कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है जो तुम सारा काम ग्वानसिक से कराती हो। एहसान उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने इससे नहीं बोला कि ये सब करो, ये अपनी मर्ज़ी से सारा काम करता है। एहसान की मॉम की एक दोस्त कहती है कि अगर ग्वानसिक की दादी ने इन्हें साथ में देख लिया तो इन्हें मार डालेंगी। इतने में ही वहाँ ग्वानसिक की दादी भड़कते हुए आ जाती है और उन्हें दूर से देखकर एहसान वहाँ से भागने लगती है। ग्वानसिक की दादी आकर एहसान की सारी कैबेज का ज़मीन पर गिरा देती है। फिर वह ग्वानसिक की मॉम को डांटते हुए कहने लगती है कि मैंने कितनी बार कहा कि इन्हें साथ में मत बैठने दिया कर, लड़कियों पर अपनी माँ का साया होता है, इस लड़की पर भी अपनी माँ का साया है। यह सुनकर एहसान ज़ोर से चीखते हुए कहने लगती है कि मेरी माँ को बीच में मत लाओ, मुझे आपका ग्रैंडसन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वही मेरे पीछे पड़ा रहता है। यह कहकर वो वहाँ से भागने लगती है और यहीं पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है।